हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस सेशन में इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन, या कह सकते हैं मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी है और इसीलिए न केवल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये थ्योरी यूपीएससी, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो भी ग्रोथ के मॉडल्स, जो भी थ्योरीज हमने कवर की, वो लगभग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। और उसके लिए हमें लगातार रिक्वेस्ट आई कि जो बची हुई थ्योरीज हैं, जो मॉडल आपने छोड़ दिए, वो भी कवर कीजिए। सो फ्यूचर में जरूर हम जो बचे हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन्हें जरूर हम एड्रेस करेंगे। सो जैसे कैश-कूपमैन्स का मॉडल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उजावा का मॉडल, टू सेक्टर मॉडल, ये लगभग सभी मॉडल जो हैं काफ़ी पेचीदा मॉडल हैं, तो उन्हें हम फ्यूचर में जरूर एड्रेस करेंगे। फिलहाल हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के कुछ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम एड्रेस करेंगे, कवर करेंगे। नाउ ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स का पहला टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, यूजुअली जैसा हम करते हैं। सो ये जो मार्कोविट्ज की थ्योरी है, ये कुछ अन्य नामों से भी जानी जाती है, जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मार्कोविट्ज, या फिर मीन वेरिएंस मॉडल, करेक्ट, और कह सकते हैं फुल कोवेरिएंस मॉडल। सो ये जो है एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, मैथमेटिकल वर्क है, इसीलिए इसको मीन वेरिएंस मॉडल भी कहा गया, करेक्ट। और ये जितने भी नाम हैं, बट नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। नाउ हैरी मार्कोविट्ज जो थे, ही वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल. Name of this article was Portfolio Selection, and this article was published in Journal of Finance in 1952. करेक्ट, 1952 में हैरी मार्कोविट्ज नाम के एक इकोनॉमिस्ट, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल दिया जिसका नाम था पोर्टफोलियो सिलेक्शन, और ये आर्टिकल उनके रिसर्च का, उनकी पीएचडी का डिसर्टेशन था, ठीक है, और ये पब्लिश होता है जर्नल ऑफ फाइनेंस में 1952 में, करेक्ट। ये जो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी है, इसीलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले होता क्या है कि इससे पहले 1952 से मार्कोविट्ज की जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्शन की थ्योरी आई, उससे पहले कुछ और ट्रेडिशनल थ्योरीज अवेलेबल थी, प्रेजेंट थी, करेक्ट। तो जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्हें फॉलो करते थे, ठीक है, उनकी दी हुई गाइडलाइंस को वो फॉलो करते थे। तो इसके बाद हुआ क्या, जब मार्कोविट्ज की थ्योरी आई तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हुई और इसने एवरीथिंग, सब कुछ लगभग चेंज कर दिया। तो जो पुरानी जो थ्योरीज थी उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, और जो मार्कोविट्ज की थ्योरी है, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो की थ्योरी, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा, करेक्ट। और इसीलिए इसे जो है हम कह सकते हैं कि साइंस में एक वर्ड है पैराडाइम शिफ्ट, करेक्ट। तो एक जो है शिफ्ट आ गया। नाउ ये इतना महत्वपूर्ण उनका काम था कि आफ्टर 4 डिकेड्स, 40 साल के बाद लगभग, इन 1990 ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो मार्कोविट्ज को उनके इस कार्य के लिए 1990 में, 1990 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उनके इकोनॉमिक साइंसेज में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, करेक्ट। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ एक क्लियर पिक्चर हो गई कि एक्चुअली ये थ्योरी है क्या। सो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी है। नाउ व्हाट इज द बेसिक आइडिया, फोकस क्या है, थ्रस्ट क्या है बेसिकली इसका। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट owning different kinds of financial assets is less risky than owning only one kind of financial asset. तो ये थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, उतना ज्यादा कम रिस्की होगा और रिटर्न उसका हाई होगा, कंपैरिजन टू एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा रिस्की होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, उतना एक दूसरे को वो कंपेंसेट करके चलेगा, करेक्ट। एक का रिटर्न कम है, एक का रिटर्न ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को कंपेंसेशन देगा, और इसीलिए ये ज्यादा
ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल जो है मार्कोविट्ज की थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है, जिसे हम आगे जब मेन कंटेंट पर मूव करेंगे तो हम इसे विस्तार से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं अजम्पशंस की तरफ। इसकी कुछ 6 अजम्पशंस हैं, बहुत ईजी हैं, उसके बाद हम मेन कंटेंट पर मूव करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अजम्पशंस के बारे में। सो इससे पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन से ये जाना कि व्हाट इज़ मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो किसने दी, कब दी, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने समझी। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, 6 अजम्पशंस हैं। सो व्हाट इज़ फर्स्ट अजम्पशन? Investors are rational and behave in a manner as to maximize their utility with a given level of income or money। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, दैट कंज्यूमर इज ऑलवेज रेशनल। नाउ ये जो थ्योरी है मार्कोविट्ज की, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो रेशनल बिहेव करेगा, ऐसा ये अजम्पशन लेकर चलता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनैलिटी बेसिकली क्या है? सो रैशनैलिटी क्या है? दैट इन्वेस्टर्स आर एबल टू थिंक लॉजिकली रेदर देन इमोशनली। ठीक है, तो इसी लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। ठीक है, और उसे अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कुछ एक्शंस क्रिएट करेगा जिससे वो उसे प्राप्त कर सके। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स हैव ऑब्जेक्टिव्स, दे टेंड टू टेक एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट एक्शंस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? बिहेव इन अ मैनर एज टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। सो जहां उसका मैक्सिमम यूटिलिटी का पॉइंट होगा वो उसका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, और वो कहां पर होगा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन? जहां लोवेस्ट रिस्क पर हाईएस्ट रिटर्न उसे मिलेगा, वो उसकी यूटिलिटी है, मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, उसी सेगमेंट को, उसी कॉम्बिनेशन को वो चूज करेगा, पिक करेगा, करेक्ट, विद ए गिवन लेवल ऑफ इनकम और मनी। सो जितना उसका मतलब इन्वेस्टमेंट है, जितना उसका इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, करेक्ट। नाउ सेकंड assumption इज इन्वेस्टर्स हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न। नाउ रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में है, दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। उनके पास फ्री एक्सेस है, सारी जानकारी उनके पास होगी इससे रिलेटेड, रिस्क एंड रिटर्न से। सो द रिलेटेड the information regarding the risk and return is accessible to all investors. Now third assumption, the markets are efficient and absorb the information quickly and perfectly। देखिए, मार्केट जो है वो हाईली एफिशिएंट है, वो क्विकली और एक्यूरेटली उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करती है, और फिर जो इंफॉर्मेशन है वो दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि एफिशिएंसी का मतलब ये है मार्केट में, इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो हाईली फ्लक्चुएटेड है। ठीक है, और उस फ्लक्चुएशन को वो तुरंत रिकॉर्ड करती है, और फिर जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, और उसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑल दिस, उस सब के बावजूद भी ये इन फ्लक्चुएशन से कोई भी इन्वेस्टर अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, नाउ फोर्थ assumption, इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स एंड ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। देखिए, इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स आपने जरूर पढ़ा होगा। रिस्क एवर्स का मतलब है टेंडेंसी टू अवॉइड द रिस्क। टेंडेंसी टू अवॉइड द रिस्क मतलब रिस्क अवॉइड करना, रिलेक्टेंट, करेक्ट। अच्छा, एंड ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न, मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा रिस्क जो है एक इन्वेस्टर तभी कंसीडर कर सकता है जब उसका रिवॉर्ड भी, जब उसका रिटर्न भी ज़्यादा हो। सो द इन्वेस्टर विल ओनली टेक ऑन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स if they can expect a larger reward, larger return।
तो वो जब ही ज़्यादा रिस्क को कंसिडर करेगा जब उसको ज़्यादा रिटर्न भी मिले, ठीक है, उस कंडीशन में। नहीं तो वो रिस्क एवर्स है, करेक्ट। Now the fifth assumption is investors base decisions on expected returns and variance or standard deviation of those returns from the mean। देखिए, इन्वेस्टर जो है वो दो चीज़ों पे अपने डिसीजन को मेक करेगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, कब करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो दो चीज़ें बेसिकली क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ये अजम्पशन है, फिफ्थ अजम्पशन। तो वो दो चीज़ बेसिकली क्या है, एक तो जो पास्ट में उस स्टॉक की हालत, जो कंडीशन, जो सिचुएशन रही है, मतलब उसने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है कितने रिस्क पर, ठीक है, ये चलेगा पता पास्ट के डेटा से। उस पास्ट के डेटा को हम कहेंगे एक्सपोस्ट, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट का डेटा। अब फ्यूचर में अनुमान लगाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी। इकोनॉमिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी एक्स एंट, एक्स पोस्ट प्लस एक्स एंट, ये वो दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे एक इन्वेस्टर जो है, एक रेशनल इन्वेस्टर जो है, वो अपने डिसीजन को मेक करेगा कि कब, कहाँ, कितना पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो एक्सपोस्ट, मतलब पास्ट में उसका स्टॉक का क्या उसकी कंडीशन रही है, कितने परसेंट रिस्क पर कितना परसेंट उसने रिटर्न दिया है, मान लीजिए 10%, 13%, 12%, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बेसिस पे वो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी भी बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसके अंदर बचा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो, और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज है कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन मतलब नेगेटिव होना चाहिए, वो अभी डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो ये जो दो तीन चीजें हैं, ये अभी हम मेन कंटेंट पर इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे एक इन्वेस्टर अपना डिसीजन मेक करेगा, एक्स पोस्ट प्लस एक्स एंट। नाउ सिक्स्थ अजम्पशन, देखिए सिक्स्थ अजम्पशन क्या है, इन्वेस्टर्स चूज हायर रिटर्न्स टू लोअर रिटर्न्स फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। अब ये तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टर रेशनल है, रेशनली बिहेव करेगा, लॉजिकली बिहेव करेगा, तो हायर रिटर्न्स वो चूज करेगा, लोअर रिटर्न्स ओवर लोअर रिटर्न्स, वो हायर रिटर्न्स को प्रेफर करेगा, ठीक है, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। सो ये इसकी कुछ 6 अजम्पशंस हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद हमने इसकी अजम्पशंस को भी स्टडी किया। नाउ इसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे से और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे, करेक्ट। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे अब, करेक्ट। ये थ्योरी का उद्देश्य क्या है, कैसे काम करती है। नाउ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बेसिकली जो है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी है और ये दो मेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द टू मेन कॉन्सेप्ट्स। वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन्वेस्टर्स गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एट एनी लेवल ऑफ रिस्क। ये चीज़ हमने अजम्पशंस में भी स्टडी किया कि जो इन्वेस्टर है वो रेशनल है, इन्वेस्टर इज ऑलवेज रेशनल, और उस रेशनैलिटी की वजह से वो रिस्क एवर्स है, वो रिस्क को अवॉइड करता है। बट उसका प्राइम गोल क्या है, प्राइम गोल इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न एट एनी लेवल ऑफ रिस्क। वो अपने रिस्क को अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, और वो मैक्सिमाइज तब तक करेगा जब तक वो कर सकता है, जब तक ये पॉसिबल है। बिकॉज मार्केट में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, यही मॉडर्न पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव है कि एक इन्वेस्टर को या फाइनेंशियल एडवाइजर को गाइड करना कि किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो कि लेस रिस्की हो, करेक्ट। वो ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा जहां पर रिटर्न हाईएस्ट हो और रिस्क लोवेस्ट हो, ठीक है। तो यही उसका जो है प्राइम गोल है, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना विद लोवेस्ट रिस्क। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को वो लेस रिस्की बना सकता है।
बट रिस्क जो है वो मार्केट का पार्ट है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका पार्ट है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, वही टेक्निक यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, सो एक जो रेशनल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा रिस्क को वो तभी कंसिडर करेगा जब उसको ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा हो। करेक्ट, जिस समय एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कर रही है, वो उस टाइम यही चीज़ ऑब्जर्व करेगा, नोटिस करेगा कि रिटर्न जहाँ हाईएस्ट है विद लोवेस्ट रिस्क, उसी सेगमेंट को, उसी कॉम्बिनेशन को वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको एक डायग्राम से भी अभी क्लियर हो जाएगी। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि एफिशिएंट जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कहाँ पर शो होगा डायग्राम में। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफाइंग ए पोर्टफोलियो थ्रू इंडिविजुअल अनरिलेटेड सिक्योरिटीज। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आगे कहता है कि रिस्क जो है वो मार्केट का पार्ट है, रिस्क जो है मार्केट का पार्ट है, बट देयर इज ए सोल्यूशन दैट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। अब ये कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लेस रिस्की बना सकते हैं, उसका रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ हम ले लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है इसको हम अभी समझेंगे। एक तो पॉइंट इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आगे कहता है डाइवर्सिफाइंग ए पोर्टफोलियो थ्रू इंडिविजुअल अनरिलेटेड सिक्योरिटीज। अब इंडिविजुअल अनरिलेटेड सिक्योरिटीज क्या है? इंडिविजुअल अनरिलेटेड सिक्योरिटीज बेसिकली क्या है, पोर्टफोलियो में जो हम फाइनेंशियल एसेट्स जो हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यहाँ या सरल भाषा में बोले तो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बीच में उनका आपसी रिलेशनशिप है जो कि आइडल कंडीशन में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट जो कंडीशन है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जिसको सजेस्ट करता है, दो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेस्ट है, वो लेस रिस्की है वो पोर्टफोलियो। करेक्ट, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे, कोरिलेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। अच्छा, अब ये जो दोनों चीजें हैं इसको हम एक सिंपल सरल एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस का हमारे पास अमाउंट है जो हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसे एक बेसिक नॉलेज है और उसके पास ये अमाउंट है, उसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक अपने दिमाग से अपनी नॉलेज के बेसिस पर एक कंपनी सिलेक्ट करेगा कि मुझे अपना फंड जो है इसमें देना है। ठीक है, सारा पैसा वो मान लीजिए वो वोल्टास कंपनी है, ठीक है, उसने सारा 100% जो मनी है अपना इन्वेस्टमेंट 100% इसमें डिसाइड कर लिया कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी सजेस्ट करता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है ताकि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो कंपनसेटिव हो एक दूसरे के लिए, यही कंपनसेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो वो कहता है डाइवर्सिफाइड करिए आपको, अभी आपको समझ हो जाएगी, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है या जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आपका इंटेंशन है, उसको कई भाग में स्प्लिट कर देना, मतलब उसको जगह जगह पर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करके कई जगहों पर उसको इन्वेस्ट कर देना, यही डाइवर्सिफिकेशन है। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक कंपनी और खोज ली, सर्च किया कि भाई ये कंपनी बेस्ट है, आपने किसी से सुन लिया, किसी ने आपको बोल दिया, सजेस्ट कर दिया भाई ये ठीक रिटर्न देता है तो आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हैवमोर नाम की एक कंपनी है जिसमें आपने दूसरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 50% इसको दिया, करेक्ट, एंड 50% आपने इस हैवमोर को दिया। अब
इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है, देखिए वोल्टास कंपनी जो है वो एयर कंडीशनर और कूलिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बनाती बेचती है इंडिया में, जैसे एयर कंडीशनर है, कूलर्स हैं। और इसी तरीके से हैवमोर जो है वो एक आइसक्रीम बनाने वाली बेचने वाली कंपनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि दोनों में 50-50%, 50,000 इसको दे दिया, 50,000 रुपया इसको दे दिया। अब होगा क्या कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, जो कोरिलेशन अप्लाई करने के बाद आपको समझ आएगा कि इनके बीच में जो है एक सिमिलर फैक्टर है, दैट इज क्लाइमेट, वेदर। वेदर क्या है, इन दोनों की डिमांड, आइसक्रीम एंड एयर कंडीशनर या कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड तभी अराइज होगी जब डिमांड जब भी ज़्यादा होगी जब गर्मी जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा समर सीजन इंटेंसिफाई होगा इन दोनों का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो जो रिटर्न है वो आपका वेदर पे रिलाई करता है, डिपेंड करता है। तो इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब कोरिलेशन अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनका प्रोडक्ट जो है विंटर सीजन में जिनका डिमांड बढ़ता हो, जिनका डिमांड विंटर सीजन में ज़्यादा हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमने एक फैक्टर को कंसीडर किया है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं रिलीजियस फैक्टर को भी इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि रिलीजियस फैक्टर भी जो है वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, कब घट सकती है कब बढ़ सकती है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ हमने क्लाइमेट को लिया ताकि आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको इजीली समझ आ जाए, करेक्ट। तो यहाँ जब कोरिलेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम ये देखेंगे कि विंटर सीजन में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। तो विंटर सीजन में एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक कंपनी हमने ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, और सेकंड हम यहाँ पे एक जैकेट मैन्युफैक्चरर या स्वेटर या वूलन क्लॉथ्स बनाने वाली कंपनी जैसे मॉन्टे कार्लो, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये एक पोर्टफोलियो है बेसिकली, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, पोर्टफोलियो का मीनिंग है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, जहां आपकी बहुत सारी जो आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया है वो सब जो है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो में है। तो वो पूरा एक जो सिक्योरिटीज है जो आपने परचेज की है, जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है, वो बंडल ऑफ सिक्योरिटी मतलब पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इनके बीच में दोनों के एक नेगेटिव रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो लेस रिस्की है। आप समर जैसे गर्मी अगर ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हुआ तो आपको सर्दी ज़्यादा होगा तो वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। अगर सर्दी ज़्यादा नहीं होता है तो समर सीजन में इन दोनों प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब आपको रिटर्न यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से रिटर्न मिलेगा, यहाँ से रिटर्न नहीं मिलेगा तो यहाँ से रिटर्न मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि कोरिलेशन, अब जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है वो कहती है कि अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो लेस रिस्की है, ठीक है। अब इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम चांसेस हैं, तो यहाँ रिटर्न के ज़्यादा चांसेस हैं और रिस्क जो है वो लोवेस्ट है, करेक्ट। ये हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। नाउ हम कह सकते हैं कि रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन बट एक्सटेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय द डाइवर्सिफिकेशन बट द एक्सटेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन। तो ये दोनों चीजें जो हैं, डाइवर्सिफिकेशन विदाउट कोरिलेशन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। ये जो आपने डाइवर्सिफिकेशन का अप्लाई कर दिया बट कोरिलेशन अप्लाई नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो रिस्की है, ठीक है, करेक्ट। और ये इनकम्प्लीट भी है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग।
सही है। अब हम बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका रिस्क फैक्टर। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नाउ अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि रिस्क जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, अवेलेबल है इन द मार्केट। रिस्क कम्स इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, रिस्क क्या है, 2 कैटेगरीज में मार्केट में प्रेजेंट है। एक तो सिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक है, पहला है सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो पूरे एंटायर मार्केट या एक मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस पर अभी हम बात करते हैं। दूसरा जो रिस्क है दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? बेसिकली सिस्टमैटिक जो रिस्क है दैट इज रिलेटेड टू एंटायर इकोनॉमी, एंटायर मार्केट और ए सिंगल मार्केट सेगमेंट। मतलब ये एक तरीके का एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जिसे कह सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक जो रिस्क है दैट इज इट रेफर्स टू दी रिस्क दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जिस प्रकार का ये रिस्क है, काइंड ऑफ रिस्क दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का रूल अप्लाई करने के बाद भी इस रिस्क को आप अवॉइड या रिड्यूस या कम नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज इनहेरेंट टू एंटायर मार्केट और ए मार्केट सेगमेंट। तो ये जो है कंप्लीट मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1930s का डिप्रेशन। वहां पर डिमांड नहीं है तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जब डिमांड ही नहीं है तो फिर रिटर्न कहाँ? ठीक है, तो ये उस तरीके का रिस्क है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एंड कोरिलेशन। तो यहां पर मार्कोविट्ज की थ्योरी कहती है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एक इंटरनल टाइप का रिस्क है, जो कि एक कंपनी, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनल टाइप का रिस्क है दैट रेफर्स टू द रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द डाइवर्सिफिकेशन एंड कोरिलेशन। तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई करके फिर कोरिलेशन अप्लाई करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं या किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैंने लिए। अब हम बात करते हैं इसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम एंड देन फिर उसके ऊपर हम समझेंगे कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहाँ पर सिचुएटेड है। नाउ अब हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो डायग्राम है हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी से ही लिया है। सो समझने से पहले ये देख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड है। करेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे रिस्क को, वोलेटिलिटी को, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। करेक्ट, वोलेटिलिटी बेसिकली क्या है? अनसर्टेनिटी को बता रहा है। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन दी मार्केट। करेक्ट, सो ये इस पॉइंट पर लोवेस्ट है और यहाँ हाईएस्ट है। इसी तरीके से वर्टिकल जो हमारा लाइन है उसमें हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। करेक्ट, ग्रीन कलर का जो कर्व है ये कहलाता है एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। ठीक है, और ये जो ब्लू डॉट्स आप देख पा रहे हैं, ये ईच डॉट अपने आप में एक सेपरेट पोर्टफोलियो है। ईच डॉट रिप्रेजेंट्स ए पोर्टफोलियो। करेक्ट, नाउ इसको समझ लेते हैं। पॉइंट हमारा क्या था? इन्वेस्टर्स गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एट एनी लेवल ऑफ रिस्क।
तो देखिए जो इन्वेस्टर है वो रेशनल है और वो रिस्क एवर्स है, ठीक है, वो मार्केट में ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही चूज करेगा जिसमें हाईएस्ट रिटर्न हो और लोवेस्ट डिग्री ऑफ रिस्क हो, ठीक है, वो ऐसा ही कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, करेक्ट। बट ये चीजें उस समय कौन सी जो है जो सिक्योरिटीज हैं वो उस समय की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, तो टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि उस समय पर वो अवेलेबिलिटी उनकी है कि नहीं है, ठीक है। जो अवेलेबल जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होंगी एक इन्वेस्टर उसी में से चूज करेगा, बट कंडीशन ये रहेगी कि हाईएस्ट रिटर्न हो, लोवेस्ट रिस्क हो, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये इस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की अजम्पशंस को भी का भी वायलेशन है, करेक्ट। नाउ देखिए ये जो हमारा एफिशिएंट जो फ्रंटियर लाइन है, इसमें जो सबसे नज़दीक वाली जो हमारी जो पोर्टफोलियोज हैं, जो डॉट्स आप देख पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देंगी विद दी लोवेस्ट डिग्री ऑफ रिस्क। तो इसमें एक दो पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ईच डॉट रिप्रेजेंट्स ए पोर्टफोलियो, दोज क्लोजेस्ट टू दी एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन हैव एनफ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट रिस्क विद द लोवेस्ट डिग्री ऑफ रिस्क, करेक्ट। तो इसमें जो है जो सबसे ज्यादा नजदीक वाली जो डॉट्स हैं, करेक्ट, वही सबसे ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न को प्रोड्यूस करने वाली हूँ, ठीक है। और उनके साथ जो जोखिम है मार्केट में, जो रिस्क है, वोलेटिलिटी है, करेक्ट, जो अनसर्टेनिटी है, वो सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी बनाया हुआ है। और इसमें आप दूसरा अगर कोई पॉइंट लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ए पोर्टफोलियो फाउंड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व इज द मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो एज इट गिव्स द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इसमें ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हुआ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में, करेक्ट। अब जो नीचे वाली जो मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को वो सिलेक्ट करेगा नहीं, बिकॉज इसका जो अजम्पशन है उसका वायलेशन हो जाएगा, करेक्ट। वो कहता है कि इन्वेस्टर रेशनल है और रिस्क एवर्स है, तो ये कंडीशन लगती है कि अगर वो रेशनल है तो वो सबसे क्लोज वाली जो डॉट्स है उन्हीं को वो सिलेक्ट करेगा, चूज करेगा, ठीक है। और जो नीचे वाली डॉट्स हैं उसके बारे में मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि ये जो डॉट्स हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, दोज डॉट्स लाई बिलो द एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन, उनके साथ दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है आइदर इट कैरीज टू मच रिस्क रिलेटिव टू इट्स रिटर्न और टू लिटिल रिटर्न रिलेटिव टू इट्स रिस्क। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होगा या फिर रिटर्न जो है वो बहुत कम होगा रिस्क के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये था इसका एफिशिएंट फ्रंटियर डायग्राम, जो कि होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ओवरऑल जो पूरा कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का वो आपको समझ आया होगा, करेक्ट। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल और इसको मैंने ज़्यादा लेंथी ना रखते हुए बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने तैयार किया। बाकी थ्योरीज में बहुत सारे पॉइंट्स हैं पढ़ने के लिए, बट मैंने इसको बिल्कुल समराइज करके छोटा बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, ताकि आपको ये इसका बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपको समझ आ जाए। अब इस पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो हम इसमें एड्रेस करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इसका कॉन्सेप्ट और सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स, जो कि आपको बताएगा कि कैसे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, ये सारी और डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट, ये सारा रिपीट होगा उसमें, बट उसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, करेक्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।